हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल बायोलॉजी का। और आज हम देखेंगे राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कंपोजिशंस के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक जैसे कि GERL सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम के बारे में और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सेल क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शंस, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी सेल बायोलॉजी से कवर कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई नो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर साल पूछा जाता है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। बट आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया पर होगा। तो आज हम राइबोसोम से रिलेटेड जितने भी इसके स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, और सेल बायोलॉजी के बाद हम थोड़ा जेनेटिक्स के भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पेपर अगर आ जाते हैं तो फिर हम अभी सेल बायोलॉजी के एक एक पॉइंट कवर कर रहे हैं, लेकिन जैसे एग्जाम पेपर आएगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स का कुछ टॉपिक, उसको मैं भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और टेरिडियम या फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर राइबोसोम के बाद जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक अपलोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम कमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सो गाइज अभी यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मिनट की बन चुकी है, सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लेंगे राइबोसोम। और राइबोसोम की हेडिंग डालने के बाद अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राइबोसोम का अगर बेसिक कवर हो जाएगा तो फिर हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन पेपर MCQs बेस्ड होते हैं तो उनमें बेसिक ही पूछा जाता है, लेकिन वो उसमें भी उलझ जाते हैं, उसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि आपको एक एक पॉइंट नोट करना है बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट में। उसके बाद मैं आपको काफ़ी सारे प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ, राइबोसोम क्या है, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ठीक है, इसको स्टडी कैसे किया जाता है, और ये प्रोटीन का संश्लेषण इसका मेन काम है, मेन फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में राइबोसोम का मेन फंक्शन, और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर, टाइप्स, काफ़ी सारी बातें हैं जिसको हम इसमें नोट करेंगे। तो पहला हमारा पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे राइबोसोम के, राइबोसोम में पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि एग्जाम पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। और जैसा कि गाइज आपको पता है, हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल क्या है, सेल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी मैं टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ, 1 घंटे का हमने लेक्चर बनाया था। और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो उसके बाद हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, और फिर लाइसोसोम को। फिर हमने क्या देखा कि ये तीनों जो सेल ऑर्गन्स हैं वो मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम बोलते हैं GERL सिस्टम, जिसके थ्रू सेल की काफ़ी सारी जो रिएक्शंस हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का प्रोसेसिंग हो, जैसे कि प्रोटीन है वो एक तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड में मिलता है, उसकी फोल्डिंग, प्रोसेसिंग हमने देखा कि वो कैसे होती है और कैसे वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। ये सारा जो सिस्टम है वो GERL सिस्टम में हमने समझ लिया था। अब हम यहाँ पर समझेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सारे ऐसी बुक्स हैं जो कि कहते हैं कि राइबोसोम जो है एक सेल ऑर्गन है, लेकिन बहुत सारी जो बुक्स हैं और भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि मना करती हैं, राइबोसोम को ऑर्गन्स ना मानकर सिर्फ पार्टिकल्स मानती हैं। मतलब उसका रीज़न ये है, उन्होंने कहा कि राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन या झिल्लियाँ नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उन्होंने इसको सेल ऑर्गन्स मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर अगर, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, कई सारी बुक्स हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं कि राइबोसोम ऑर्गेनल है, और कई सारी बुक्स हैं जो कि कहती हैं नहीं, राइबोसोम ऑर्गेनल नहीं है, दिस इज ओनली ए पार्टिकल्स। सो अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, इसकी सर्च किसने, डिस्कवर किसने किया, थोड़ी इसकी डिस्कवरी के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो आपको नॉर्मली पता है कि राइबोसोम जो होता है वो सेल के अंदर 2 कंडीशन में पाया जाता है। एक तो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही जैसे आपने देखा है दाने की तरह, जैसे ग्रेन्यूल्स की तरह, जैसे आपने डॉट 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 देख पा रहे हैं सेल के अंदर, ये पूरा सेल के स्ट्रक्चर ही है। ठीक है,
थोड़ा भाग है सेल का जिसमें आप समझ सकें। तो इसमें आप देखेंगे ये डॉट 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 जो स्ट्रक्चर बनाई है राइबोसोम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में तैरते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये थी राइबोसोम की फर्स्ट कंडीशन जिसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम। दूसरे टाइप के जो राइबोसोम है वो सेल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गन से अटैच पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा भाग है RER जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसकी मेम्ब्रेन पर अटैच जो राइबोसोम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, सेल ऑर्गन है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गन्स है। वहीं पर हम प्लास्टिड की बात करें, प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है वो क्या है, वो भी एक सेल ऑर्गन है। तो उन पर भी राइबोसोम अटैच होते हुए पाए जाते हैं, जो कि ये बताता है कि राइबोसोम दो कंडीशन में पाए जाते हैं, एक फ्री फ्लोटिंग कंडीशन और दूसरा फिक्स्ड कंडीशन। ये जैसे देखिएंगे आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वाल पर ये अटैच रहते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पर ये जो है अटैच रहते हैं। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उस पर भी अटैच पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है, अपना जो रोल है उसको निभाते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो आपने देख लिया कि राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, उसकी लोकेशन क्या है आपने ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका डिस्कवरी किसने की है। राइबोसोम फर्स्ट आइसोलेटेड बाय इन साइटोप्लाज्म। पॉइंट को नोट करना कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं डिस्कवरी किसने की है, क्या किसने किया। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, राइबोसोम को फर्स्ट आइसोलेट किसने किया, मतलब अलग किसने निकाल करके सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें से राइबोसोम को सेपरेट किया, आइसोलेट कर सबसे पहले किसने किया, क्लर्ड ने, करेक्ट। और उन्होंने उसको क्या नाम दिया, माइक्रोसोम, पॉइंट। दूसरे बात, उसके बाद प्लांट सेल के अंदर रिपोर्ट किया था उसके रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल के अंदर ऑब्जर्व किया या रिपोर्ट किया रॉबिन्सन और ब्राउन ने, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। एमसीक्यूज बेस पर ये तीनों, ये आपके सामने तीनों नाम आ सकते हैं, इसलिए आपको पूरा याद करना होगा। अब ऐसे स्टूडेंट जहाँ पर थ्योरी पूछी जाती है तो वहाँ पर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर उन्हें खुद लिखना पड़ता है। बट ऐसे स्टूडेंट जहाँ पर एमसीक्यूज पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली डीपली पढ़ना होगा। मैं सीधा सा सिंपल कहूँगा कि डीपली पढ़ना होगा, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आता है दीज वर कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम को किसने कहा कि ये राइबोसोम है, वो है जी पैलेड 1955 में, और इन्होंने ही एनिमल सेल में सबसे पहले ऑब्जर्व किया, जिसके लिए इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, करेक्ट। तो ये था थोड़ा सा डिस्कवरी और हिस्ट्री कि राइबोसोम को किसने, किस साइंटिस्ट ने कैसे आइसोलेट किया, प्लांट सेल में किसने ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल में किसने ऑब्जर्व किया, किसको नोबेल प्राइज मिला, किसको ज़्यादा क्रेडिट मिला, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा राइबोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो राइबोसोम बहुत ही छोटे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप के आप इसे देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जैसे ही लाइट माइक्रोस्कोप की जो खोज हुई उसके बाद ही छोटे छोटे जो और सेल ऑर्गेनल या आप कहें पार्टिकल दिखाई देने स्टार्ट हुए, एक अलग ही क्रांति आई दुनिया में, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं राइबोसोम, बहुत ही सेल के अंदर जो सबसे छोटे ऑर्गन्स आप कहें, अगर आप इसको ऑर्गेनल मानते हैं तो ये सबसे छोटा पार्टिकल या ऑर्गेनल है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आप इसको नहीं देख सकते, यू कैन सी। और इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए, जब आप इसका कंपोजिशन चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है प्रोटीन। तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जैसे आपने वायरस को देखा था, वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक टर्म यूज हुआ है राइबोसोम के बारे में कि ये जो है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स हैं जो कि सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग कंडीशन और फिक्स्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। बार बार रिपीट करने का मतलब है आपको याद हो जाए, चीजें याद हो जाए, ठीक है। सेल के अंदर ये फ्री फ्लोटिंग कंडीशंस एंड फिक्स्ड कंडीशन जैसे कि ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पर अटैच हुए मिलते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, किन किन सेल में पाए जाते हैं, किन किन कहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं, ये भी एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज बेस्ड पर पूछा जा सकता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी में 70S टाइप का होता है, किसी में 80S टाइप का होता है, तो ये अलग बात है।
लेकिन पाए जाते हैं दोनों में, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। बिकॉज क्योंकि रीज़न ये है कि राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन के इस जब पूरे जीव की संरचनाएं देखें, आप किसी भी एनिमल के या प्लांट सेल के आप वहाँ उसकी स्ट्रक्चर को देखो तो प्रोटीन एक मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो विदाउट प्रोटीन के या विदाउट राइबोसोम की कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को आप समझना होगा, इसलिए इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का होना ज़रूरी है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर किसी सेल के अंदर से सभी राइबोसोम खत्म कर दिए जाएं या मिटा दिए जाएं तो क्या होगा, सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। करेक्ट। उसके बाद आता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस की कहाँ पर राइबोसोम अब्सेंट होता है, तो मैच्योर स्पर्म्स के अंदर राइबोसोम अब्सेंट होता है। दूसरा जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं उसमें भी अब्सेंट होता है। तो आपने ये देखा होगा कि मोस्टली जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है इसकी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, आखिर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे सेल ऑर्गन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, मतलब अलग अलग जगह पर देख रहे हैं कि आरबीसी एक तरीके से क्या होकर बनकर आ रहा है, एक एक्सेप्शनल केस बनकर आ रहा है। तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे जब हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, मतलब ये इसका कंपोजिशन बता रहा है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन प्लस राइबोसोमल आरएनए का बना होता है, सिर्फ दो कंपोनेंट का मिलकर बना होता है, जिसको आपको याद करना है। उसके बाद आता है राइबोसोम आर सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में आप स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, हालांकि मैं इसके बाद न्यूक्लियस को ही स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखें तो ये होता है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं, और ये जो है सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो ऐसा माना जाता है या माना नहीं जाता है, 100% कन्फर्म है कि जो राइबोसोम होता है वो इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस वाले भाग से बनता है। ठीक है, इतनी बात आपको नोट करनी है। बाकी हम कैसे बनता है वो हम उसमें आगे वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम आर फाउंड इन फ्री फ्लोटिंग बिकॉज अब्सेंट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल। देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो एकदम फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में पाया जाता है। मतलब जैसे आपने यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर दो कंडीशन में मिलता है, एक फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में और एक सेल ऑर्गन, ऐसे सेल ऑर्गन जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, उनसे अटैच हुआ पाया जाता है। तो मतलब इसमें फिक्स्ड, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर फिक्स्ड राइबोसोम भी पाए जाते हैं और फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम भी पाए जाते हैं। बट वहीं पर अगर देखें प्रोकैरियोटिक में तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स ही पाए जाते हैं। अच्छा, अब ऐसे राइबोसोम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पर पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे माइटोराइबोसोम्स। करेक्ट। अगर ऐसे राइबोसोम जो कि प्लास्टिड पर पाए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिडो राइबोसोम। ठीक है, तो ये मतलब उसके नोमेनक्लेचर अगर करना हो कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है, तो उसका हमने नाम रख दिया माइटोराइबोसोम्स। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम आर फाउंड इन फ्री और फिक्स्ड कंडीशन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सेल के अंदर राइबोसोम का जो नंबर है वो कैसे, मतलब कितना होता है। अगर कोई पूछे कि एक सेल के अंदर कितने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, ब्ली ग्रीन एल्गी का सेल हो, ठीक है, बैक्टीरियल सेल हो, तो नंबर ऑफ राइबोसोम इज डिपेंड ऑन द आरएनए कंटेंट ऑफ सेल के अंदर जो आरएनए कंटेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दीज आर मोर इन प्लाज्मा सेल्स। ये जो है प्लाज्मा सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, लीवर सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, नर्व सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, कैंसर सेल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स में पाए जाते हैं। तो और भी दूसरा काम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो राइबोसोम है उसका मेन फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऐसी सेल्स या ऐसे सेल ऑर्गन्स जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण ज़्यादा होगा वहां पर राइबोसोम की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादन गुणांक जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसके बेस पर राइबोसोम जो होता है उसको 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है या 2 भागों में बांट दिया गया है राइबोसोम। नंबर फर्स्ट होता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम और नंबर सेकंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये क्यों होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। इस पॉइंट को नोट करें एमसीक्यूज बेस पर। ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहां पर जो एस होता है वो सेव्डबर्ग यूनिट भी कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसको कैसे
राइबोसोम्स को कैसे 70S या 80S टाइप राइबोसोम में डिवाइड किया गया है या इसको कैसे स्टडी किया जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा पॉइंट नोट करेंगे। टू द स्टडी ऑफ राइबोसोम यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जब आप राइबोसोम की स्टडी करते हैं या साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो वो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। क्या बोलते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। एमसीक्यूज वाले जो स्टूडेंट है उसको नोट कर लीजिए कि जब भी राइबोसोम की स्टडी की जाती है तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का एक यंत्र या एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। अब इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन जो है या इंस्ट्रूमेंट जो है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की, एक स्पेशल टाइप की ट्यूब्यूल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं। अब देखो क्या होता है, राइबोसोम को, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट, कि राइबोसोम को आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। और आइसोलेट किसने किया, क्लेड ने किया था, साइटोप्लाज्म में से आइसोलेट किया था। अब इन राइबोसोम को आइसोलेट करके एक सॉल्यूशन में डाल दिया गया, ठीक है। अब बात को थोड़ा कहानी की तरह ऑब्जर्व करना कि इसको सॉल्यूशन में डाल दिया गया। अब उस सॉल्यूशन में ये जो मशीन होती है, अब उस मशीन में ये सॉल्यूशन डालने के बाद अब इस पे करंट के थ्रू इसको काफ़ी तेज़ी से घुमाया गया, एक स्पीड दी गई, ठीक है, काफ़ी स्पीड से इसको घुमाया गया। तो जैसे ही हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक टाइप की जो राइबोसोम है, जैसे हम 80S टाइप की राइबोसोम की बात कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप की नलिकाओं पर जाकर के बैठ रहे थे, सेंडिमेंट हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया नलिकाएं कहाँ पर है, इस मशीन का एक भाग है, एक हिस्सा है जहाँ पर इसमें काफ़ी सारी नलिकाएं होती हैं। तो वो जाकर कहाँ, उस नलिकाओं पर जाकर सेडिमेंट हो रहे थे, एक स्पेसिफिक टाइप के नलिकाओं पर जाकर, ठीक है। 70S जो था वो 70S मतलब वो अलग जाकर के किसी नलिकाओं पर बैठ रहा था, और 80S जो था वो अलग जाकर किसी नलिकाओं पर बैठ रहा था। तो मतलब स्पेशल, तो इसी बेस पर जो है इसको 70S और 80S टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एस क्या है, सेफ्डबर्ग यूनिट। दूसरा पॉइंट, राइबोसोम को हम क्या देखते हैं कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से नोट करना। राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, एक होती है लार्जर सब यूनिट। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जो इसमें ऐसे सेल जिसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, उसकी सब यूनिट्स को देखें तो उसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S प्लस 50S, जो लार्जर सब यूनिट होगी वो 50S की मिलकर बनी, मतलब कि इसका जो क्या बोलते हैं अवसादन गुणांक 50S और इसका 30S, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप का, जो स्मॉलर हो गया वो 30S हो गया और लार्जर जो हो गया वो 50S हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में सेडिमेंट होकर के, सेंट्रीफ्यूग होकर के, मर्ज होकर के 70S टाइप ऑफ राइबोसोम बना रही हैं। तो इसमें आप मैथमेटिकल कंसेप्ट मत लगाना कि 50S और 30S मिलकर के 80S हो रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी चीज़ को जब आप मर्ज करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसका कुछ भाग लॉस हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और ये जैसे ही मर्ज हो जाएगा तब ये 70S टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। हालांकि रीज़न कुछ और है जो कि मैंने आपको बताया। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट मिलकर बने होते हैं। और जो 70S होता है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30S टाइप की होती है और लार्जर सब यूनिट 50S टाइप की होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 80S टाइप की, तो उसमें जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60S होती है, लार्जर सब यूनिट 60S हो जाएगी, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक वाले में हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होता है कि ये जो राइबोसोम्स हैं, ये इनकी दोनों सब यूनिट्स को सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। गाइस, मैग्नीशियम आयन जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बात को अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। जस्ट अभी हम बेसिक नॉलेज स्टडी कर रहे हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण के जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। जो Mg2+ आयन है, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तो ये दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम क्या देखते हैं, जैसे ही आप इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के अंदर आप मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन आपने कम कर दिया, और कम करने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा कि जो 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो उसके दोनों सब यूनिट्स फैल गई, मतलब पूरी तरीके से क्या हो गया कि वो अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं ये जुड़े हुए नहीं पाए जाते, ये जो है फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में इसकी दोनों सब यूनिट जो है वो फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि 70S टाइप का यहाँ पर घूम रहा है, नहीं, ऐसा होता है कि 50S सब यूनिट यहाँ पर घूम रही है तो 30S सब यूनिट यहाँ पर घूम रही है फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में। फ्लोटिंग मतलब तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है ये दोनों सब यूनिट पास आती हैं,
तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो कहाँ पर हो रहा है? मैग्नीशियम आयन से, Mg2+ आयन से, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है कि अगर आप Mg+ आयन या मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो राइबोसोम जो है वो पास आ जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे पॉलीसोम्स भी बना देता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे राइबोसोम आपस में मैसेंजर आरएनए के थ्रू जुड़ जाते हैं, उसको हम पॉलीसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब डिपेंड कर रहा है कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। और फिर यहाँ पर मैं सेंट्रीफ्यूग वाली बात आपको बताता हूँ कि जब हम वहाँ पर सॉल्यूशंस के अंदर जो 30S और 50S टाइप का जो राइबोसोम है, इनको सेपरेट करने के बाद हमने क्या देखा कि ये सभी के सभी जो अलग होने के बावजूद जो 30S था वो दोबारा फिर आकर 50S टाइप के राइबोसोम पर ही, मतलब कि दोनों सब यूनिट का स्पेसिफिक ऐसा नहीं था कि 30S पर आकर के सेडिमेंट हो जाए, 30S 50S पर ही आकर सेडिमेंट हो रहा था। हमने इस सेंट्रीफ्यूग जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो 30S टाइप का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि जो 30S जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट पर ही आकर अटैच हो रहा था, सेडिमेंट हो रहा था ना। ऐसा नहीं था कि 50S पर आ जाए और 30S पे आ जाए, ऐसा नहीं था। दोनों का अट्रैक्शन अलग ही था, दोनों आकर के एक अपोजिट में, जैसे कि 30S है तो वो 50S टाइप में, मतलब जो स्मॉलर है वो लार्जर पर आकर ही अटैच रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, जो कि ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये राइबोफ्लोरिन है, प्रोटीन है, जिसकी हेल्प से लार्जर सब यूनिट जुड़ा हुआ है। अभी काफ़ी सारी बातें हैं कि स्मॉलर सभी, अभी जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट में ये जो जगह है ये एक मैसेंजर आरएनए की बाइंडिंग साइट है। मतलब ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है यहाँ से मैसेंजर आरएनए आकर के बाइंड करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लार्जर सब यूनिट है, तो इसमें ये टनल होता है बीच में, एक ट्यूब की तरह, एक गई हुई एक लाइन की तरह टनल आपको दिखाई देगी। इसी से जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसी टनल के थ्रू जो है एंटर करता है प्रोटीन का जो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, करेक्ट। अब आगे उसकी फोल्डिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसको एक्टिव किया जाता है, काम में लाया जाता है, वो अलग प्रोसेसिंग हो जाता है, वो GERL सिस्टम करता है मिलकर के, करेक्ट। तो गाइज अभी आप इसको फटाफट नोट करें इन पॉइंट्स को। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। अब हम यहाँ पर राइबोसोम को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे केमिकल कंपोजिशन के अंदर, और इसमें ये भी देखेंगे कि मैग्नीशियम आयन की वजह से या इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज करने से इस पर क्या क्या इफेक्ट होता है, डाइमर कैसे बनता है और पॉली राइबोसोम्स कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर, आपका हेडिंग होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। और बेसिकली मैंने आपको बताया राइबोसोम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो उसमें होता है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है उसमें प्रोटीन। सिर्फ इन 2 कंपोनेंट्स का मिलकर ये बना होता है। अब हमको यही देखना है कि राइबोसोमल आरएनए कितने प्रकार का होता है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वह कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। दूसरा, हम प्रोटीन को देखेंगे, प्रोटीन को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, उसको कैसे हम उसको स्प्लिट करके स्टडी कर सकते हैं, उसमें किस किस टाइप के प्रोटीन पाए जाता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो अभी भी हम यहाँ पर बेसिक स्टडी कर रहे हैं, बट थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखो, राइबोसोम की स्ट्रक्चर को, तो कुछ साइंटिस्ट ने इसकी स्ट्रक्चर को देख करके उसका नोमेनक्लेचर भी किया, ठीक है। और इसकी जो 2 सब यूनिट, मैंने आपको बताया कि इसकी जो राइबोसोम जो होता है बेसिकली 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक यूनिट होती है उसकी लार्जर यूनिट और एक यूनिट होती है स्मॉलर यूनिट। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक की जो लार्जर यूनिट होगी और यूकैरियोटिक की भी लार्जर यूनिट होती है, मतलब दोनों की अपनी अपनी एक लार्जर यूनिट और अपनी अपनी एक स्मॉलर यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पर अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के अगर पॉइंट्स को नोट करना चाहें तो यहाँ पर उसकी नोमेनक्लेचर किया है कुछ साइंटिस्ट ने, जिसमें नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ऊपर की तरफ एक उभार गया हुआ है, इसको उन्होंने बोला सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। ये जो भाग है ये बेस कहलाता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप इसको प्रोकैरियोट या 70S टाइप मान सकते हैं या 80S टाइप मान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों में लगभग लगभग इसी तरह से है, करेक्ट। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये 30S यूनिट अगर ये माना है कि ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, तो इसकी जो स्मॉलर यूनिट होगी वो 30S सब यूनिट होगी, और जो लार्जर यूनिट होगी वो 50S राइबोसोम की होगी, ठीक है, 50S सब यूनिट होगी। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कहलाएगा ये पार्ट लोब कहलाता है, और इनके बीच जो जगह होगी उसे हम टनल बोलते हैं। ये क्लेफ्ट कहलाता है, ऊपर की तरफ जो एक उभार सा निकला होता है, रिज निकला होता है, इसको हम बोलेंगे क्लेफ्ट। ये हेड कहलाता है और ये डेंट,
और इसके जस्ट सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है राइबोसोम की, जिसको कई साइंटिस्ट ने इसको नोमेनक्लेचर किया इसका। अब हम देखते हैं राइबोसोम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक मिलते हैं और 80S यूकैरियोटिक में। अब ये जो प्रोकैरियोटिक में जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है, इसमें 60 to 65% आरएनए प्रेजेंट होता है। जो टोटल कंपोजिशन है इनका प्रोटीन और आरएनए का, 60 to 65% जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है और 35 to 40% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब वहीं पर इनमें थोड़ा डिफरेंशिएशन यहीं पर आपको दिखाई देगा कि 80S टाइप ऑफ राइबोसोम में 45% आरएनए होता है और प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा। मतलब 80S में हमने क्या देखा कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और राइबोसोमल आरएनए कम है। वहीं पर 70S टाइप ऑफ मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है उसमें राइबोसोम कंटेंट ज़्यादा होता है, राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा होता है और प्रोटीन कंटेंट कम होता है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम दिखाई दे रहा है, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें नंबर फर्स्ट सब यूनिट जो स्मॉलर सब यूनिट कहलाती है 70S टाइप की, वो होती है 30S टाइप। ठीक है, ये स्मॉलर सब यूनिट हो गई। और 50S जो टाइप होगी ये लार्जर सब यूनिट हो जाएगी। अब 30S जो स्मॉलर सब यूनिट है, अगर इसके अंदर हम देखें राइबोसोमल और प्रोटीन कंटेंट को, इसकी कंपोजिशन को, तो उसमें आपको दिखाई देगा 16S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 16S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए और 21 प्रोटीन हो जाएगा। 21 क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन की जो संख्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ 21 प्रोटीन है, इसका मतलब 21 पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बनी हुई है। करेक्ट। अब वहीं पर हम बात करते हैं 50S, इसका जो लार्जर प्रोकैरियोटिक यानी कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है, जैसे कि ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो आपको वैसे भी डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। ठीक है, तो 50S में आप देखेंगे इसमें आरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है, इसमें 2 टाइप का होता है, एक 23S टाइप और एक 5S टाइप। नोट कर लेंगे। अभी आपको बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि इतना डीपली क्यों जा रहा है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे डीपली स्टडी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फॉलो करना है, निकाल सकते हैं, तो आपको डीपली स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे आपको ये ज़रूर, ये जो आप सोच रहे होंगे कि आपने इतना याद कर लिया ऊपर से कि 30S या 50S हो जाएगा, इतना बहुत है, इतना बहुत नहीं है। ठीक है, आप BSc में है, 12th में इतना जो है ये सब 12th में पढ़ा दिया जाता है, बट आपको यहाँ पर जो और भी ज़्यादा डीपली जाना है तो BSc में आप हैं, तो BSc में आपको कंप्लीटली स्टडी करना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि 50S है, तो 50S में 23S और 5S टाइप का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें 34 होता है। ठीक है, अब इनका अपना अपना एक मॉलिक्यूलर वेट भी होता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं 80S टाइप ऑफ राइबोसोम के अंदर, तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम मिलेगा उसमें इसकी 2 सब यूनिट हैं, जैसे कि यहाँ पर सब यूनिट 60S एंड सब यूनिट 40S। सब यूनिट 60S लार्जर और 40S स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट की बात करते हैं, जो 60S है, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक 20S टाइप एंड एक होता है 5.8S एंड एक होता है 5S। अभी इसको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ये 20S क्या है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पर पाया जाता है। करेक्ट। अब वहीं पर हम बात करते हैं 40S जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की, तो इसमें इसमें जो है 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है और 30 प्रोटीन पाया जाता है, मतलब पॉलीपेप्टाइड की जो चेन की जो संख्या है वो 30 है। करेक्ट। तो अब हम देखते हैं राइबोसोमल आरएनए जो प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन के बारे में। ठीक है, राइबोसोमल प्रोटीन को थोड़ा उधर स्टडी कर ले हैं, और यहाँ पर जो पूरा पोर्शन दिखाया गया है ये राइबोसोमल आरएनए के बारे में ही है, मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों आ जाएगा इसके अंदर। जैसे अब हम सबसे पहले बात करते हैं 60S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अगर हम इसकी थोड़ा डिटेल निकालें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 60S राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, आप खुद देखेंगे ये 30S सब यूनिट में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक या 70S टाइप ऑफ जो राइबोसोम होता है उसकी जो स्मॉल यूनिट होती है 30S टाइप, उसके अंदर 60S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। अब इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रेजेंट होता है सबसे पहला 30S, जैसा कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 30S सब यूनिट में पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 0.6 × 10⁻⁶ डाल्टन।
करेक्ट। और ये मेडअप होता है 1600 न्यूक्लियोटाइड, ये जो है 1600 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 23S टाइप ऑफ राइबोसोम। अब 23S टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? ये 50S सब यूनिट में। 70S टाइप का जो राइबोसोम है उसकी 50S सब यूनिट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 23S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसकी डिटेल अगर हम निकालें तो प्रेजेंट इन 50S, मतलब कि ये जो है 50S सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। और 50S सब यूनिट कहाँ पर दिखाई देगी आपको? 70S राइबोसोम में दिखाई देगी। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1.2 × 10⁶ डाल्टन होता है। और ये जो है 300 या फिर आप कह सकते हैं 3200 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। ठीक है, 3200 न्यूक्लियोटाइड इसमें जो है प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 5S टाइप ऑफ राइबोसोम के बारे में। ठीक है, 5S टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है, 5S टाइप ऑफ राइबोसोम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूकैरियोटिक के अंदर जो 5S टाइप ऑफ राइबोसोम भी दिखाई दे रहा है। इसकी अगर आप डिटेल निकालें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 3.2 × 10⁶ डाल्टन होता है। और ये 120 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड की संख्या है, जैसे यहाँ पर 3200 न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर इसी तरीके से 120 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं जैसे यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो, उसमें राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो प्रोकैरियोटिक की थोड़ी डिटेल थी। अब हम यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है वो 4 टाइप का पाया जाता है। एक 18S होता है, आपको दिखाई देगा 18S टाइप, एक होता है 28S टाइप, एक होता है 5.8S एंड एक होता है 5S टाइप। तो ये 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको दिखाई देंगे। अब इसमें आप देखेंगे इनकी अगर हम अब डिटेल निकालते हैं तो जैसे जो 5.8S, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये लार्जर सब यूनिट में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक की जो STS राइबोसोम है उसकी लार्जर सब यूनिट 60S में आपको दिखाई देगा 5.8S राइबोसोमल आरएनए, जो कि जिसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 5.0 × 10⁴ डाल्टन। और वहीं पर आप देखें यहाँ पर जो 5S टाइप का जो राइबोसोम है, यहाँ पर 5S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इसकी अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 3.8 × 10⁴ डाल्टन आपको दिखाई देगा। कहाँ पर पाया जाएगा? 60S टाइप में, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं 28S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये भी यूकैरियोटिक के अंदर आपको दिखाई देगा। कहाँ पर मिलेगा? 60H सब यूनिट में। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 1.5 to 1.8 × 10⁶ डाल्टन में आपको दिखाई देगा। करेक्ट। और अब हम देखते हैं 18S टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे स्मॉल सब यूनिट में दिखाई दे रहा है। ये जो है 80S राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट 40S, उसके अंदर आपको राइबोसोम 18S टाइप का दिखाई देगा। इसकी डिटेल्स निकालें तो ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट 0.7 × 10⁶ डाल्टन में आपको दिखाई देगा। करेक्ट। तो इतना हो गया, इतनी डिटेल्स हमने आरएनए की निकाल ली। अब हम देखते हैं इसमें प्रोटीन के बारे में। ठीक है, हमने 2 कंपोनेंट आपको बताया था राइबोसोम का, एक तो राइबोसोमल आरएनए और एक प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है इसमें बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब काफ़ी सारे प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अगर आप देखें तो अगर आप इसको एक तरीके से इन प्रोटीन को सेपरेट करें, डिकम्पोज करें। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? वर्ड ही अपने आप में, एक वर्ड जो होता है अपने आप में उसको स्प्लिट करो तो उसका मतलब अपने आप निकल जाता है। जैसे डिकम्पोज, डी मतलब होता है निकलना। जैसे आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स का निकलना, डीनेचुरेशंस। ठीक है, तो जहाँ पर भी डी लगता है वहाँ पर बात निकलने की आई है। तो देखो कंपोजिशंस के अंदर, मतलब हम इसको डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब इसका जो एक कंपोजिशन बना हुआ है आरएनए और प्रोटीन का, उसको हम निकाल रहे हैं उसके अंदर से। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन करने पर हमें क्या दिखाई देता है? द प्रोटीन पार्टिकल्स आर फ्री विच कॉल्ड स्प्लिट प्रोटीन। और ये जो स्प्लिट प्रोटीन होते हैं 2 तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, एसिडिक भी पाए जाते हैं और बेसिक टाइप के भी पाए जाते हैं। तो लगभग 50 प्रोटीन जो होते हैं, 50 प्रोटीन सेपरेट किए जाते हैं इसकी सब यूनिट से, कोर पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने पर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, इसकी ये स्मॉलर सब यूनिट और ये है लार्जर सब यूनिट। और इसको जैसे ही यहाँ पर सेपरेट किया जाता है, मैग्नीशियम कंसनट्रेशन, आयन, जो मैग्नीशियम आयन मतलब Mg2+ की जो कंसनट्रेशन होती है उसको कम कर दीजिए। जैसे ही कम करेंगे ये दोनों सब यूनिट दूर दूर चली जाएंगी, मतलब सेपरेट हो जाएंगे,
जाएंगी। सेपरेट होने के बाद अब इसको जो है जैसे इसकी प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है तो आपको पता चलता है कि लगभग 28 प्रोटीन आर जॉइंड विद राइबोसोमल आरएनए एंड 14, जिसमें से 14 प्रोटीन जो होती है वो 60s राइबोसोमल आरएनए से जॉइंड होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन। इस तरीके से प्राइमरी बाइंडिंग प्रोटीन, सेकेंडरी बाइंडिंग प्रोटीन इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है। करेक्ट। तो ये था थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन कंपोजिशन। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि राइबोसोम पर मैग्नीशियम आयन क्या रोल करता है, Mg2+ आयन जो है क्या रोल करता है। अभी बहुत सारी बातें हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी राइबोसोमल आरएनए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, Mg2+ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये है कोई यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाने वाला 80s राइबोसोम। आपको पता है, जैसे कि मैं एक बार फिर से एक पॉइंट नोट करना कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो जुड़े हुए नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है कि वो 80s जो है दोनों सब यूनिट को जुड़ा हुआ पाया जाएगा, सब सेपरेट होते हैं, मस्त एकदम फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं साइटोसोल के अंदर। अब वो जो तैरते रहते हैं उनको हमें अगर मिलाना है, अगर वो उन्हें पास लाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, Mg2+ आयन का जो कंसंट्रेशन है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वो इंक्रीज होगा Mg2+ आयन का कंसंट्रेशन, ये दोनों सब यूनिट पास आएंगी, 40s 60s से जा करके बाइंड करेगा, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए के थ्रू, ठीक है, तभी प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। अब देखो ये जो Mg+ है, अब इस यहाँ पर ये बना लेता है 80s, ठीक है। मैथमेटिकल कंसेप्ट यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा कि 40s और 60s मिलकर के 100 हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। क्योंकि आप इसको अगर बहुत ही बेसिक तरह से कहूँ ताकि ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स में ना जा करके, जैसे सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट, अगर इसको ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम आप इतना समझ सकते हैं कि कोई चीज़ मर्ज होकर के, ठीक है, जैसे कोई चीज़ कंप्रेस होकर के दब करके एक तरीके से डेंस हो गई और आपस में जुड़ करके उसने थोड़ा सा अपना एक भाग खो दिया है, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ये 80s में कन्वर्ट हो जाता है, मर्ज होकर के कंप्लीटली कंप्रेस होकर के 80s में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 80s टाइप के, अगर और भी मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, जो मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर देते हैं, तब ये दो सब यूनिट आपस में कंप्रेस हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मिलने के बाद ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं, मतलब दो 80s आपस में मिल करके डाइमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और अगर आप ऐसे ही और भी इंक्रीज कर दें तो ऐसे सब यूनिट्स आपस में जुड़ करके मैसेंजर आरएनए के साथ भी, सेंटर में आपको बीच में बिल्कुल मैसेंजर आरएनए दिखाई देगा, और ये पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ऐसे जो है पॉलीराइबोसोम कैसे बनता है, ये डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर। अगर आप मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो पॉलीराइबोसोम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट जो थोड़ा आगे आपको हाई लेवल में आपको काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट एग्जाम की, तो उसमें आपको काम आएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करें प्यारे दोस्तों। हेडिंग डालेंगे राइबोसोम फंक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के द्वारा कैसे होता है या प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ही थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा डाउट्स होगा, लेकिन आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा अगर आप इसको पूरा फोकस करें। जो भी मैं आपको बताता हूं, जो भी यहाँ पर डायग्राम में है, ये काफ़ी है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपका पूरा फोकस यहीं पर होना चाहिए, आसपास कुछ कहीं पर भी फोकस नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो अब मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। देखो राइबोसोम का मेन फंक्शन ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सेल के अंदर कौन सी वो फेवरेबल इन्वायरमेंट या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, वो सारी बातें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रोटीन की प्रोसेसिंग, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन के संश्लेषण के बाद क्या हो जाता है, ठीक है। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है कि प्रोटीन की जो स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है, एमिनो एसिड। और ये बात मैं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। अभी फर्स्ट ईयर में तो शायद आपके पास ये टॉपिक नहीं होगा, लेकिन आपने इवन 12th में आपने जरूर पढ़ा होगा एमिनो एसिड के बारे में, तो आई थिंक आपको पता होगा। एमिनो एसिड सबसे स्मॉल यूनिट होती है प्रोटीन की, और दो एमिनो एसिड्स मिलकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे जब बन जाते हैं, काफ़ी सारे एमिनो एसिड्स आपस में मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड बना करके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और तब जाकर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले
कुछ बेसिक नॉलेज, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण को समझने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देता हूं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़रूरी भी है। अभी तक हमने क्या देखा था कि राइबोसोम जो होता है उसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट, और उसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन भी बता चुका हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं, जब हम प्रोटीन संश्लेषण की बारी आती है तब हम इसमें थोड़ा अलग से थोड़ा हमको डिटेल्स मिलती है कि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उस पर एक बाइंडिंग साइट होती है, मैसेंजर बाइंडिंग साइट, जहां पर आकर के मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो यूनिट है ये कब आपस में आकर के बाइंड करेंगी, जब फेवरेबल कंडीशन होगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि उस समय मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 0.001 मोलर होनी चाहिए, तब जाकर के ये दोनों सब यूनिट आपस में बाइंड करेंगी। वरना ये जैसे सेल के अंदर मैंने आपको बताया ये 40S और 60S जो सब यूनिट है ये एकदम फ्री होकर के मस्त रह करके इधर उधर घूमती रहती है, तैरती रहती हैं। लेकिन जैसे ही प्रोटीन का निर्माण करना होता है, जब सेल को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो इन्हें सिग्नल मिल जाता है, बाकी सभी ऑर्गन्स कहते हैं भाई प्रोटीन का निर्माण करो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरह से एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, ये कहता है चलो ठीक है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैग्नीशियम आयन एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जब इनको ज़रूरत होती है आयन ट्रांसपोर्ट की तो वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक, एक और टॉपिक जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कंप्लीट कैसे आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अभी आपको इतना थोड़ा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम थोड़ा फिर दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें एक MCQs बनता है, आपसे एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो किस सब यूनिट पर आकर बाइंड करता है, स्मॉलर या लार्जर, या किसी भी तरीके से कंफ्यूज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं MCQs में। तो आपको सिर्फ अपने पॉइंट पर रहना है कि जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वहीं पर आकर के जो है मैसेंजर आरएनए बाइंड करता है। अभी जो मैसेंजर आरएनए है ये जो है स्पेसिफिक इस पर कोडोन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, सॉरी प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड के लिए कोडेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं AUG, अब मैसेंजर आरएनए के बारे में बता रहा हूँ बेसिक नॉलेज। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर जब आएंगे तो फिर ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ। मैसेंजर आरएनए जो होता है ये जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोडेड रहता है, अमीनो एसिड के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, कोडेड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट AUG। ठीक है, ये जो है कोडेड, ये जो कोडोन होते हैं ट्रिपलेट कंडीशन में ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, और इसमें AUG जो होता है वो फर्स्ट कोडोन या स्टार्टअप कोडोन ये जो है स्टार्ट करता है। ठीक है, तो AUG कोडोन जो होता है ये मिथ्योनिन के लिए कोडेड रहता है। तो ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर से मिथ्योनिन को ही लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, उसके लिए होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, ये जो है इन कोड्स को पढ़ लेता है, रेड करके ही लाता है। समझ गए, तो मेन फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई प्रोटीन को लाता कौन है, तो वो है ट्रांसफर आरएनए जिसकी स्ट्रक्चर लगभग इसी तरह की होती है। अभी बहुत सारी इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बनाकर सिखाऊंगा, वो हम पढ़ेंगे आरएनए के टाइप्स में, आरएनए कितने प्रकार का होता है और अलग अलग की स्ट्रक्चर क्या है, तो उस समय हम ट्रांसफर आरएनए को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये प्रोटीन को जो अमीनो एसिड्स होती हैं जैसे कि मिथ्योनिन हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा, काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि मैं थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को बता चुका हूं। अगर अभी आपको पढ़ने की इच्छा है प्रोटीन के बारे में तो आप केमिस्ट्री जूम वाले चैनल पर जाएं, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने अमीनो एसिड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, काफ़ी सारी बातें, न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन की स्ट्रक्चर, सब कुछ मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ केमिस्ट्री जूम चैनल पर। बायोमोलिक्यूल के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब कुछ। तो अभी यहाँ पर हमें ज़रूरी ये है कि हमें ये समझना है प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। उसमें ये जो कोडेड है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए में आपने क्या देखा कि मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कोडेड रहता है कि स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के लिए, जैसे किसी अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कोडोन AUG, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि जो लार्जर सब यूनिट होती है, राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट होती है, इसमें 3 साइट्स होते हैं। कितने? 3 साइट्स। स्मॉलर सब यूनिट पर मैसेंजर आरएनए जो है अटैच रहता है या फिर बाइंडिंग होता है, लेकिन जो लार्जर सब यूनिट है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 साइट्स होते हैं, APE। कितने? 3 साइट्स, ध्यान रखना। और A साइट्स को हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट।
ठीक है। और एक्सेप्टर साइट क्यों कहते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा जब हम इसको प्रोटीन के संश्लेषण को समझेंगे। दूसरा होता है पी साइट, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, जिसको हम डोनर साइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी अब आपको पता चल जाएगा। तीसरा होता है एग्जिट साइट, मतलब एक तरीके से आप समझ गए होंगे, एग्जिट वर्ड ही अपने आप में बता रहा है किसी चीज़ के एग्जिट होने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें लार्जर सब यूनिट में 3 साइट्स होते हैं। अब इन्हीं साइट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। लेकिन अब ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं ना, ये कंडीशन इतनी आसानी से नहीं बनती। फेवरेबल कंडीशन में ही साइटोप्लाज्म में ये कंडीशन बनती है। मतलब आप क्या देख रहे हो, स्मॉल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए सेंटर में आकर के तीनों बाइंड हो चुके हैं, प्रोटीन बनना स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये कंडीशन कब आएगी, जब यहाँ पर जैसे सपोज करो कि 80S टाइप का राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम है, और वो 40S, उसकी जो एक यूनिट 40S और एक यूनिट 60S, ये दोनों सब यूनिट आपस में मिलने के लिए इन्हें मैग्नीशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.001 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इससे कम हुआ तो ये नहीं मिल पाएंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे वहाँ पर डाइमर बनता है या पॉली राइबोसोम्स बन जाते हैं। तो वो सब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये आपस में जैसे ही बाइंड करेंगे तो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम बन जाता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए मैसेंजर आरएनए सेंटर में आ जाता है और ऐसे ये जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो ये AUG जो है मैंने आपको बताया स्टार्टिन कोडोन होता है, ये ट्रिपलेट होता है और फर्स्ट एमिनो एसिड्स को कोडेड करता है, जैसे कि मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एक एग्जांपल है जो कि फर्स्ट एमिनो एसिड का, ठीक है, इसके लिए कोडेड रहता है AUG। इसकी स्ट्रक्चर देखें मिथ्योनिन की, तो किसी भी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर देख लो, उसमें दो ग्रुप्स आपको कॉमनली मिल जाएंगे। कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक नेचर का होता है, एमाइन ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होता है। अगर मैं यहीं पर एक और एमिनो एसिड रख दूं तो ये जो NH2 ग्रुप है वो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट इस ग्रुप के बराबर में। इन दोनों के बीच में ये एसिड है, ये बेस है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बना लेंगे, और एसिड बेस मिलकर के जैसे इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इनके बीच बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और यू नो गाइस की बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे ऐसे और भी एमिनो एसिड्स आ गए और आकर के उन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जिससे कि एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। यही प्रोसेसिंग होता है, करेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्मॉलर यूनिट है राइबोसोम की, ये लार्जर सब यूनिट है। और अब मैंने आपको बताया जो ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण कैसे होता है यहाँ पर सेल के अंदर, तो ये तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ट्रांसफर आरएनए का ये सारे टॉपिक अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको इन सबको थोड़ा सा जोड़ करके आपको पढ़ना है। ट्रांसफर आरएनए आता है और आ करके इस कोड जो मैसेंजर आरएनए का जो कोड है इसको पढ़ता है, इस जो स्टार्टिंग कोडोन है इसको रीड कर लेता है, ठीक है। और रीड करके अब ये पता लगा लेता है कि हाँ इस साइट को या इस कोड को किस एमिनो एसिड की ज़रूरत है, ठीक है। अभी आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि भाई ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये आता है और आ करके इस कोड को जो स्टार्टिंग कोडोन AUG है इसको पढ़ता है और पढ़ करके पता लगाता है कि इस कोडोन को किस स्पेसिफिक एमिनो एसिड की ज़रूरत है और उसी एमिनो एसिड को ये साइटोप्लाज्म में से लेकर आता है। तो आपने क्या देखा, ये कैरियर की तरह वर्क कर रहा है, ये एमिनो एसिड का कैरियर की तरह वर्क कर रहा है, इसको ले करके आ रहा है और ला करके ये जो है P साइट पर बाइंड कर देता है। तो सबसे पहली प्रोसेसिंग क्या हुई, ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट एमिनो एसिड को लाता है जो कि मिथ्योनिन, या आप डायरेक्टली मान लीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, कि फर्स्ट एमिनो एसिड को लाता है और P साइट पर बाइंड कर देता है, ठीक है, जुड़ जाता है। ये तो पहला प्रोसेसिंग हुआ, फर्स्ट स्टेप में जुड़ गया। नंबर सेकंड स्टेप में आपने देखा कि यहाँ पर ये ला करके जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ये P साइट है, ये A साइट है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड प्रोसेसिंग में आप क्या देखते हैं कि जो दूसरा ट्रांसफर आरएनए है वो एक दूसरे टाइप के जो सेकंड एमिनो एसिड है उसको ला करके A साइट पर आकर बांध देगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ये P साइट है बीच वाला, ये A साइट है जो कि अब यहाँ पर ये दोनों साइट पर ट्रांसफर आरएनए आ चुके हैं और एक एक एमिनो एसिड ला चुके हैं, ठीक है। अब ये दोनों एमिनो एसिड जो है आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक, करेक्ट। तो यहाँ पर 2 ट्रांसफर आरएनए। अब देखो इन दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थर्ड प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं, चौथे प्रोसेसिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड प्रोसेसिंग में आपने देखा कि जो है P साइट पर आकर के जो है नंबर फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो कि एमिनो एसिड को लाता है, फर्स्ट एमिनो एसिड को, और सेकंड जो A साइट है उस पर सेकंड एमिनो एसिड आ जाता है।
अब राइबोसोम शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए तो अपनी जगह रहता है, लेकिन राइबोसोम हल्का सा स्लाइड ओवर हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इधर खिसक जाता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है थोड़ा इधर खिसक जाएगा। इधर खिसकने से क्या होगा कि ये जो कोड्स हैं, AUG कोड जो होता है वो E पर पहुँच जाएगा। अब मतलब एक नया कोडोन को एक जगह मिल जाएगी आगे आने की। जैसे फॉर एग्जांपल सब ये जो AUG कोड था ये E पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो CC कोड था ये आ जाएगा P पर, और यहाँ पर GAG जो नया कोड है वो A पर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब एक नया ट्रांसफ़र RNA किसी और अमीनो एसिड को ला करके वो जो है यहाँ पर बाइंड कर देगा। ठीक है, तो मतलब तीसरा अमीनो एसिड को आने की जगह है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर साइड। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है, ये डोनेट करता है। इसको हम पेप्टाइडिल साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये जो अमीनो एसिड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच आपस में रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सारा काम क्या हुआ कि राइबोसोम हल्का सा स्लाइड ओवर, हल्का सा खिसक जाता है, जिससे कि जो कोड होते हैं वो अलग साइट पर पहुंच जाते हैं। ये जो है AUG कोड जो है पहुंच जाता है E साइट पर। अब यहाँ पर जो CCC कोड है ये P साइट पर पहुंच जाता है, और नया कोड आकर के A पर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। जैसे ही यहाँ पर चला जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे अब ये जो ट्रांसफ़र RNA है ये जो है बाहर निकल जाते हैं, लीव हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका काम खत्म हो गया, इन्होंने अपना जॉब कर दिया। इनका काम था कि भाई हमें यहाँ पर जो है अमीनो एसिड को ला करके उस कोड पर जो भी कोड है उसको पढ़ना है, और फिर वहाँ पर उसके लिए जो भी अमीनो एसिड की ज़रूरत है वहाँ पर ला कर रखना है। अपना काम नहीं हो गया, अपना काम हो गया, निकल जाओ। इनका काम हो गया ख़त्म, तो ये निकल गए। लेकिन यहाँ पर ये जो ये जो अमीनो एसिड है ये इस पर आकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनते बनते पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड ये लाते रहेंगे, ट्रांसफर RNA अपना काम करते रहेंगे, अमीनो एसिड को लाते रहेंगे कोडेड, ठीक है, और कोडोन से कोड कर करके जितने भी अमीनो ये इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी कोड प्रेजेंट है उन कोडोन को पढ़ करके ये अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA लाते रहेंगे, और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ऐसे होता है प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, थर्ड अमीनो एसिड को कौन लाएगा? फिर दोबारा से ट्रांसफर आने जाएगा थर्ड अमीनो एसिड को, लेकिन उससे पहले ये पढ़ता है उसको कि कौन से कोड, मतलब कि कौन सा कोड है, उस कोडोन पर किस अमीनो एसिड की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। अब वो जो प्रोटीन बना, ठीक है, अब वो जो प्रोटीन बना वो कहाँ पर जाता है? अगर सपोज कि वो साइटोप्लाज्म में फ्री है तो वो जो है जहाँ भी टारगेट होगा उसका, जिसे भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी, मेम्ब्रेन को या किसी अदर सेल ऑर्गन्स को या साइटोप्लाज्म में, वहीं पर ये चला जाता है। अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है तो जैसे कि मैंने आपको बताया GERL सिस्टम, पिछला हमारा वीडियो था GERL सिस्टम, जिसमें गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम का एक अलग से वर्क होता है, वो करते हैं। वो जो है प्रोटीन का ER से जो भी प्रोटीन बनता है वो उसके टनल से होता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच रहते हैं, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है टनल के थ्रू, इनके अंदर एक टनल होती है, एक लाइन होती है जिसके थ्रू ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने पर ये जो है मैंने आपको बताया कि ये पैकेट के फॉर्म में जो, ठीक है, ट्रैवल करते हुए वेसिकल्स के थ्रू जो है चले जाते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसके सिस भाग से ट्रांस भाग में निकलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो काफ़ी सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे क्या काम होगा? आगे प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, ठीक है, उसका मॉडिफिकेशन होगा ताकि वो काम में लाया जा सके। तो इस तरीके से प्रोटीन का होता है सिंथेसिस राइबोसोम में। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा गाइज। सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।